ज़राटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। इतवार को PTI का एक भरपूर जलसा हुआ। इस बात से कतई नज़र कि जलसा बड़ा था, छोटा था, कैसा था, वहाँ पे जो तकारीर हुई उसके बाद सियासी दर्जा हरारत यकायक बढ़ गया है। कल के जो तकारीर हुई उसमें अली अमीन गंडापुर साहब का जो ख़िताब था उसे अक्रॉस द बोर्ड आज सरकारी तर्जुमानों ने उसका जवाब दिया। उसे गैर महज़्ज़ब कहा, उसे गैर ज़िम्मेदाराना कहा, उसे गैर पार्लिमानी कहा। शाम गए फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद में पुलिस हरकत में आई और बज़ाहिर आसार हैं एक क्रैकडाउन के, जिसके तहत PTI के लीडर्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन का ज़माना है, लेकिन सूरत हाल है क्या इस वक्त रेड जोन में, जानने के लिए सीधा चलते हैं इस्लामाबाद, जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉलीग सहाफ़ी नादिर गुरमानी। नादिर, हमने देखा कि कुछ लोग PTI के MNAs जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे। कुछ जो बाहर निकले उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, उन पर इल्ज़ाम है कि आपने जो जलसे जुलूस के कवानीन होते हैं वो तोड़े हैं। आपके पास ताज़ा मालूमात क्या है? देखें, सबसे पहले जो हाल ही में पार्लियामान से एक बिल मंजूर हुआ था, पुरअमन इज्तिमा और अमनामा एक्ट 2024, जब ये बिल ऐवान में पेश हुआ था तो उस वक्त ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि ये कानून जो है वो PTI के खिलाफ लाया जा रहा है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि चंद दिनों के बाद उस कानून का जो पहला इस्तेमाल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ है। और कल के जलसे के बाद जो 3 मुकदमात बताया जा रहा है दर्ज हुए हैं PTI के रहनुमाओं के खिलाफ, वो इसी एक्ट के तहत हुए हैं जो हाल ही में पार्लियामान ने कानून साजी जो है वो मंजूर की थी। अब उसके बाद हमने देखा कि पार्लियामान में आज सेनेट का इजलास भी था, कौमी असम्बली का इजलास भी था और उसमें PTI की क़यादत है वो भी मौजूद थी। तो सबसे पहले जो कल अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की, ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के खिलाफ जो उनकी तकरीर थी, उस पर पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने वॉकआउट भी किया था दोनों ऐवानों में से, जिसके बाद पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो हैं वो प्रेस लाउंज में आए और उन्होंने सहाफ़ियों से माफ़ी भी मांगी। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद एकदम जो है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मेन गेट पे पुलिस की भारी नफरी जो है वो हमें नजर आई और ये इतला अपोजिशन लीडर तक भी पहुंची। और उसके बाद हमने देखा कि उमर अयूब साहब और जरताज गुल साहिबा जो हैं वो पार्लियामान से बाहर निकले और उनको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, वो किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन उसके बाद जब PTI क़यादत को इल्म हुआ कि बाहर भारी पुलिस की नफरी जो है वो पहुंच चुकी है, तो उसके बाद शेर अफजल मरवत सबसे पहले पार्लियामान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका गया मेन गेट पर और शेर अफजल मरवत ने थोड़ा बहुत रेजिस्ट भी किया और उन्होंने कहा कि आप अरेस्ट वारंट जो है वो दिखाएं, लेकिन उनको गाड़ी से निकालकर गिरफ्तार किया गया। शोएब शाहीन साहब को गिरफ्तार किया गया। बैरिस्टर गोहर पार्लियामान के अंदर शेख वकास और जो दीगर रहनुमा थे उनके साथ काफ़ी देर तक मौजूद रहे, मुशावरत हुई, वो बार बार फ़ोन भी करते रहे। अब ये मालूम नहीं कि वो किससे राब्ते में थे, क्या हिदायत ली, लेकिन उसके बाद बैरिस्टर गोहर को शायद ये इल्म हो गया कि पुलिस उनको छोड़ने वाली नहीं, इसीलिए वो पार्लियामान से जब बाहर निकले तो वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पैदल गेट तक बाहर आए थे। उसके बाद अभी भी पार्लियामान के अंदर शेख वकास समेत कुछ रहनुमा अभी भी जो कौमी असम्बली की सर्विस ब्रांच है वहाँ पर मौजूद हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास जो हैं वो आपके सामने हैं कि मुलतवी हुए हैं, लेकिन सर्विस ब्रांच में बाकी तमाम दफातर बंद हैं। PTI के कुछ रहनुमा अभी भी सर्विस ब्रांच में मौजूद हैं जहाँ पे उनके वकला भी पहुँच चुके हैं। इस हवाले से अभी भी राब्ते जो हैं वो जारी हैं। ज़ैन कुरैशी की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता करके ये बताया है कि जो इलेक्टेड MNAs हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, जो कि रूल्स की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस हवाले से ये बताएं नादिर, अभी देखें कल के जो जलसे के जो हीरो थे PTI के बगौल वो अली अमीन गंडापुर थे, उनके हवाले से रिपोर्ट्स हैं। हमने एक बयान देखा है बैरिस्टर सैफ का कि उनसे रब्ता नहीं हो रहा। आपके पास कोई रिपोर्ट्स हैं कि इस्लामाबाद पुलिस उन्हें भी ढूंढ रही है? देखें, इस हवाले से मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं। जो नईम हैदर पंजोता साहब हैं PTI के रहनुमा, वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद महमूद खान अचकज़ई साहब को भी गिरफ्तार किया गया है। बैरिस्टर सैफ का ये भी बयान है कि CM से भी रब्ता नहीं हो पा रहा। तो अब उस रब्ते के बाद वो कह रहे हैं कि तकरीबन 1 से 2 बजे रब्ता हुआ था, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बताया था कि वो इस्लामाबाद किसी मीटिंग में जा रहे हैं। तो अब उनसे उस टाइम के बाद उनका मोबाइल ऑफ है। महमूद खान अचकज़ई साहब का बताया जा रहा है, खुर्शीद साहब का बताया जा रहा है, जो
साबिक सीएम थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनको भी ये दावा किया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस इस बात की तस्दीक नहीं कर रही। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग एक बात अगर मैं बताता चलूँ तो कल का जलसा जो कि एक कमिटमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि कोई रुकावटें नहीं होंगी, जलसा होने दिया जाएगा, लेकिन कल इस्लामाबाद में अगर आप देखते तो एक कर्फ्यू जैसा समा था। 29 मकामात थे जहां पर ना सिर्फ एग्जिट एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट दोनों बंद थी। जो इस्लामाबाद के लोकल्स थे जैसे D12 उसी संजानी इलाके की तरफ जाता है, उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। ये कमिटमेंट के बावजूद जो है ये पहली मर्तबा हमने देखा कि किसी जमात को टाइम दिया गया कि आपने 7 बजे जलसा खत्म करना है। हमने पीपल्स पार्टी के जलसे देखे, हमने मुस्लिम लीग नून के जलसे देखे कि कभी वो 10 बजे तकारीर करते थे, कभी 12 भी बज जाते थे। फिर दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहां पर हुकूमत को बात करनी चाहिए, हुकूमत का रद्द-ए-अमल आना चाहिए, वहां पर कल हमने देखा कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर के बीपर्स होते रहे। हिदायत डिप्टी कमिश्नर देते रहे कि जलसे में कोई मुखालिफ नारा नहीं लगेगा। डिप्टी कमिश्नर के ये बीपर हुए कि 7 बजे तक जो है वो जलसा खत्म होगा। तो अब ये इतना बड़ा अगर जलसा हो तो वो डिप्टी कमिश्नर नो डाउट उनकी अपनी एक हैसियत है, लेकिन ये सियासी फैसले होते हैं तो इनमें मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है कि हुकूमत को बयानात देने चाहिए थे, लेकिन लग ये रहा था कि शायद हुकूमत जो है वो खामोश रही और एक डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने आगे कर दिया और वो ही बयानात देते रहे। आज दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेड जोन में एक तरफ ऐवान सदर में इशाइया था जहां पर इत्तेहादी जमातें भी मौजूद थीं। वहां पर यह कहा गया कि हम जो इस तरह की सियासत है उस पर यकीन नहीं रखते और पुरअमन एहतजाज और ये सारी सूरत हाल का जिक्र भी हो रहा था। तो रेड जोन में एक तरफ इज्तिमा के हवाले से जो बयानात थे वो थे, रेड जोन में एक तरफ इशाइया चल रहा था और जो कानून साजी पार्लिमान में लाई जा रही है उस पर मुशावरत भी हो रही थी। उसी रेड जोन में दूसरी तरफ पुलिस की भारी नफरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए पार्लिमान हाउस के बाहर मौजूद रही। तो आज रेड जोन के मनाजिर कुछ इस तरह कुछ ऐसे अच्छा मनाजिर की आपने बात की। ये मनाजिर हमने कितनी बार देखे हैं कि पार्लियामेंट हाउस के सामने इतनी भारी नफरी हो पुलिस की। देखें ये हमने माजी में देखी है और माजी में हमने फिर इसी आज जो ये जिन की हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है हमने इन्हीं की तकारीर सुनी है। हमने बिलावल भुट्टो साहब की पार्लिमान में जब मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया था तो आपको भी याद होगा कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे फिर वो एक्सपंज किए गए थे। हमने मरियम नवाज साहबा की भी स्पीच सुनी है, हमने नवाज शरीफ साहब की भी सुनी है। शहबाज शरीफ की शायद इतनी जज्बाती मैंने नहीं सुनी हो सकता है, लेकिन हमने इन तमाम जमातों की तकारीर सुनी होगी, बिल्कुल की होगी। तो पार्लिमान के बाहर जो है वो पुलिस मौजूद रही है, लेकिन आज के मनाजिर जो हैं वो माजी से मुझे मुख्तलिफ नजर आए। आपको याद होगा कि जब तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आई थी तो उस वक्त भी पार्लिमान में इसी तरह रात को 12 बजे तक रहनुमा जो है वो मौजूद रहे और आज भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 11 बजने वाले हैं, अभी भी पार्लिमान के अंदर रहनुमा मौजूद है और गेट बाहर जो मेन गेट है वहां पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। ठीक है, कंटेनरिस्तान का से ताज़ा तरीन जो रिपोर्टिंग है जी। आपको पता है एक रिचुअल है कि खान साहब जब भी उनकी समात होती है अखबार नवीसों से बात करते हैं, तो आज उन्होंने कहा कि मुझे आज़म स्वाति के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट ने मैसेज पहुंचवाया था कि आप 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कर दें, आप 8 सितंबर को कर लें, हम आपको मुकम्मल सहूलतें फराहम करेंगे। वजह ये बताई गई थी कि उस दिन क्रिकेट मैच भी था और मजहबी जमातों का एजिटेशन भी जारी था। ये जो इस्लामाबाद पुरअमन एहतजाज और अमन आमा का बिल है, ये भी बड़े तारीख़ी इसके मसाइल हैं। इसके 6 दिन में एक जनरेट होता है सेनेट के अंदर, एक दिन स्टैंडिंग कमेटी के पास होता है, उससे अगले दिन सेनेट में पास होता है, उसके बाद कौमी असम्बली में जाता है, कौमी असम्बली में गौर होता है, उसी दिन पास होता है, उसके बाद ऐवान सदर जाता है और साइन कर देते हैं। 6 दिन में ये बिल है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बिल है। मजिस्ट्रेट को 7 दिन पहले तहरीरी दरख्वास्त देनी होगी। 7 दिन पहले इसलिए कि उसे एजेंसियों से क्लियरेंस वगैरह लेने के भाई 7 दिन बाद कोई ऐसा आफत तो नहीं टूटेगी, जलसा करने दें या ना करने दें। जलसा उस इलाके में होगा जो हुकूमत तय करेगी जी। अच्छा, उसके बाद अमन व अम्मा का खदशात अगर फिर भी हों तो जलसे की इजाज़त वापस ली जा सकती है। किसी भी जोन को इस्लामाबाद के रेड जोन
करार दिया जा सकता है या सिक्योरिटी जोन करार दिया जा सकता है किसी भी वक्त। खिलाफ वर्जी करने वाले को 3 साल तक कैद की सज़ा और जुर्माना हो सकता है, और अगर किसी ने जिसे 3 साल कैद हो चुकी है दोबारा खिलाफ वर्जी की तो उसे 10 साल तक की कैद दी जा सकती है। बहुत खूब। और ये सिर्फ इस्लामाबाद और उसके एरियाज़ तक है, बाकी इलाकों में आप जो है आर्टिकल 11 के हमें जाहिर है कि अब ये कमाल है। अच्छा, ANP पीपल्स पार्टी जो है, हाँ, उन्होंने भी इसकी हिमायत की। कल जब ये अपोजिशन में आएंगे तो मज़ा आ जाएगा। यार ये मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था मैं नादिर से। नादिर, अब हम देख रहे हैं कि पिछले साल 1.5 साल में क्या कुछ हुआ है, पकड़ धकड़, कई वीगोज भी आई, कई वीगोज गई, और अब हम जो आज हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। और जैसे अभी जो वसत ने इशारा किया है यहाँ पर कि ये वही पार्टियां हैं, नून लीग हो जाए, PPP हो जाए, ANP हो जाए, जो कई बार रिसीविंग एंड पर भी हैं, और जब अपोजिशन में होती हैं तो आपको पता है कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ दिस, फ्रीडम ऑफ दैट वगैरह वगैरह। आपकी जब प्राइवेटली बात होती है, क्योंकि प्राइवेटली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा फ़र्क होता है इनके साथ, तो कहीं इनमें इनके किसी भी रुकन में कोई एहसास है कि सर जैसे कर रहे हैं इस वक्त, या जिस चीज़ को आप ग्रीन लाइट कर रहे हैं वही ट्रेन किसी दिन आपके ऊपर भी चल सकती है? देखें, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस बात का एहसास है, लेकिन जब आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बैठ के गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने मिसाल दी कि कल अता तारड़ साहब के बजाय डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं वो बयानात देते रहे। पार्टीज़ के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुश नहीं हैं। जब ये बिल भेजा जा रहा था सेनेट में तो बाज़ सेनेटर जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था और पीपल्स पार्टी से था, वो इस बिल से खुश नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन एक जो रुकन थे उन्होंने ये भी कहा कि रज़ा रब्बानी ने तो जो फौजी अदालतें थी उनके खिलाफ रोकर भी वोट दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, अल्टीमेटली हमने भी देना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। यही बात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी करते हैं। लेकिन वही हुआ कि जब वो स्टैंडिंग कमेटी को गया, मंजूर हुआ, तो अब ये बिल जो है ये आपको याद होगा कि बिलावल साहब जब महंगाई मार्च करके आए थे तो उनकी रैलियां जो है वो रैली के डी चौक पर ही रुकी थी। जब मुस्लिम लीग नून के एहतजाज होते थे तो वो डी चौक पर ही रुकते थे। ना सिर्फ डी चौक पर, आपको पार्लियामेंट हाउस के बाहर नवाज शरीफ साहब के एहतजाज भी याद होंगे, आपको मुस्लिम लीग नून और के बिजली के खिलाफ एहतजाज पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी याद होंगे। तो ये वही रेड जोन है जिसके खिलाफ ये वही जमातें जो खुद एहतजाज करती रही हैं माजी में, अब वो ये कह रही हैं कि कल जहाँ पे PTI का जलसा हुआ, इस कानून के तहत अगर हुकूमत चाहती तो उसको भी सिक्योरिटी जोन और रेड जोन करार दे सकती थी। दूसरी बात जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो माजी में ये गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की थी और जो रेड जोन था उसकी हद बढ़ा के 0 पॉइंट इस्लामाबाद का जो इलाका है वहाँ तक उन्होंने कर दी थी। तो ये हर जमात जब अपोजिशन में होती है तो वो वही कानून का उसको सामना होता है जो वो खुद कानून साजी करती है। पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ हो, माजी में वो गलतियां करती रही हैं। लेकिन ये जो कानून है, इस कानून के तहत शायद फिर बिलावल साहब के लिए भी मुश्किलात होंगी और फिर मुस्तकबिल में अगर अपोजिशन में हुए तो मरियम नवाज साहिबा के लिए भी मुश्किलात होंगी। अब भी पार्लियामान के अंदर जो एक कानून साजी का जिक्र हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जिक्र हो रहा है, उस हवाले से भी बड़ी गुफ्तगू चल रही है। और इन गिरफ्तारियों का एक मकसद ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि कुछ रहनुमाओं से हुकूमत की बातचीत भी चल रही है कि वो हुकूमत को इस मामले में सपोर्ट करें। ये भी एक नुक्ता हो सकता है। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब को ये ऑफर दी गई है कि वो 4 वजारतें लें और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा जो है वो उनको दे दिया जाएगा। ये कल ही सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने इसकी तस्दीक भी की है और उन्होंने कहा है कि हमने मौलाना फजल रहमान को काबीना में शामिल होने की दावत दे दी है। अब मौलाना साहब पे डिपेंड करता है कि वो हुकूमत में आते हैं, अगर आते हैं तो उसके बाद वजारतें और गवर्नरशिप देने के मामले पर बातचीत होगी। और दूसरी जानिब PTI का ये ऑन रिकॉर्ड मौक़िफ़ है कि अभी तक जितनी कानून साजी हुई है उसमें मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के खिलाफ एक वोट भी नहीं दिया। जहाँ पर वोट देना था वहाँ पर मौलाना साहब ने एब्सटेन किया। तो अब उनका ये भी एक पॉइंट सामने आ रहा है कि अभी अगर मौलाना साहब ने या एब्सटेन किया या फिर हुकूमत के खिलाफ वोट ना दिया तो हम समझ जाएंगे कि मौलाना साहब हुकूमत के साथ खड़े हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है, शुक्रिया नादिर, बहुत शुक्रिया बहुत बहुत
बहुत सारी मालूमात देखिए इस्लाम इस वक्त जो सेटिंग चल रही है ना, हाँ। ये इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि रेड जोन में एक तरफ पार्टी चल रही है, हाँ। और दूसरी तरफ भी पार्टी चल रही है। वो पुलिस पार्टी चल रही है। पुलिस पार्टी चल तो अब ये इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि मुल्क को ये कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। काफी टाइम से साफ जाहिर है यार। कहाँ लेके जाना चाह रहे? आज तुम बता ही दो। बता दो, यहीं पे वक्फे के बाद बता दो, वक्फे के बाद लेंगे, वापस आएंगे तो फिर बताते हैं। जी, तो इस्लामाबाद में पकड़ धकड़ का इस वक्त माहौल है। उनको कहाँ ले जाने हैं? अच्छा भाई, बात सुने, और मुल्क को तो पता नहीं है, आप जवाब सोच लिया होगा अपने वक्फे में। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप, जब ये पकड़ धकड़ की खबर नहीं आई थी, तो आप कह रहे थे कि मुझे लगता है कि ये एक उन्हें स्पेस दिया गया है पीटीआई को कि यार तुम भी थोड़ी सी उछल कूद कर लो ये जलसा वलसा करके। अब जब कि ये खबर आई है कि उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया एक तरह का, तो अब आपके क्या विचार हैं? देखिए, मुझे इस बात की, ये अच्छा था कि पीटीआई को जलसा करने की बिलाखिर इजाज़त मिली, बिलाखिर, ठीक है ना। लेकिन उस जलसे में मेरा ख्याल है कि जो तकारीर हुई हैं, हम ये समझते हैं ना कि गवर्नमेंट के अंदर कुछ लोग हैं हार्डलाइनर्स हैं, कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि शायद कहीं गुंजाइश हो। हार्डलाइनर्स जो हैं गवर्नमेंट के अंदर मजबूत हुए, जिस किस्म की तकारीर हुई, जिस तरह से गंडापुर साहब ने ललकारा, रियासत को भी ललकारा, पॉलिटिकल को तो भले वो करते रहें, उसका वो खैर है, वो हमारे यहाँ चल जाता है। मरीम नवाज़ के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की, सहाफ़ियों को लताड़ा, जो भी किया कि हम यलगार करेंगे, हम इमरान खान को छुड़ा के दिखाएंगे वगैरह वगैरह, वो काफ़ी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। जब आप ये कहते हैं कि तेरे बाप को भी देख लूँगा, और वो जो ज़बान मज़ीद वो इस्तेमाल करती है, मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, वो उससे फिर एटीट्यूड्स और सख्त हो जाते हैं। मेरे हिसाब से आज जो हम देख रहे हैं वो उसका इन पार्ट रिएक्शन हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो भी नादिर भी बता रहे थे कि दिस इज़ अगेन पीटीआई के लिए एक पूरा आपने ट्रैप बिछा दिया, आपने ये लॉ पास कर दिया, फिर आपने कहा कि आओ जलसा करो, लेट्स सी कि आप बिहेव करते हो या वही आप धमकी आमेज थ्रेटनिंग ज़बान इस्तेमाल करोगे। अगर आप वो करोगे तो आप और फंसोगे, क्योंकि इस वक्त देखें ना, पीटीआई के पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। अगर आपने गुंजाइश ढूंढनी है तो आपने कुछ अपना 19-20 अपना लबो लहजा आपने थोड़ा सा हिंट करना होगा कि इनके अंदर भी बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो चाहते हैं कि हम किसी तरह से वापसी का रास्ता बनाएं। लेकिन जब आप ये आप रखेंगे एटीट्यूड, तो फिर अगर कहीं पे कोई गुंजाइश होती भी है ओपनिंग ना, वो बंद हो जाती है। अच्छा देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। आई मीन, एक तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई गुंजाइश थी भी, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि एक तसलसल है ना, एक तसलसल है। ये जो हम देख रहे हैं आज, क्यों करने दिया जलसा यार? नहीं पता, शायद नहीं करने देते ना, शायद नहीं, शायद जिस तरह अभी नहीं हो रहे थे, उसके बाद मजीद सख्ती आई, कोई और बहाना कर देते हैं। जलसे के बाद मजीद सख्ती आ गई। वही ना, देखिए मैं इनके बैकडोर टॉक्स चल रहे हैं। देखो, बैकडोर टॉक्स तो हमेशा चल रहे होते हैं, वो तो मेरे ख्याल के पिछले साल डेढ़ से ही चल रहे होंगे। ये उसी का नतीजा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ, नहीं, लेकिन देखो, सिर्फ एक ये चीज़ को तो हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते ना। देखें, पकड़ धकड़ सिर्फ आज की तो नहीं है। हाँ, हम मुसलसल देखते आ रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि भाई आपने पोस्ट किया, किसी को उठा लिया, आई मीन, और जो क्रैकडाउन, पीटीआई का ऑफिस सील कर दिया कि जी यहाँ पर हेल्थ और फायर सेफ्टी करनी है। आई मीन यार, कौन इन चीज़ों को? नहीं, उससे कोई इनकार नहीं है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वो जो तसलसल चल रहा है, उसको किसी डगर ले जाना है, पीटीआई को ग्रेजुअली वापस इन करना है सिस्टम में या नहीं, और उसके लिए अगर जलसे की इजाजत अभी किसी का मूड नहीं, मेरा ख्याल है नहीं। और दूसरी बात है कि जब हम हुकूमत की बात करते हैं, देखिए बात हुकूमत से बहुत आगे है। डीसी इस्लामाबाद आके बोल रहा है, अता तारा साहब नहीं बोल रहे, ये भी एक क्लियर हिंट है कि आपको कहाँ से ऑर्डर मिलते हैं या जो भी होता है। जहाँ तक देखें सख्त लहजा है, अली अमीन गंदापुर से चले आप और एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक जानिब बातें और एक जानिब लाते हैं, राइट? मेरा ख्याल है लातों से ज़्यादा दर्द होता है ना, जब बंदा 24 घंटे आपको किक्स मार रहा हो। तो अगर ऊपर से कोई बातें हो गई, ये तो आई मीन अगेन, ये जो आपका ट्रैप वाला है, मेरा ख्याल है कि शायद यही बनता है कि भाई हमने तो सारी अपनी कानूनी जाल बिछा ली है, आपने अगर थोड़ा सा भी 1 डिग्री लेफ्ट हो गया, 1 डिग्री राइट हो गया, आपने यूँ खड़ा होना है। यूं देखोगे तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। 1 डिग्री राइट लेफ्ट की बात नहीं है ना, उधर भी पूरी एक कंसिस्टेंसी है। जिस तरह की, अच्छा, वायलेंस भी आपने किया है माजी में, इस्लामाबाद में भी आपने किया है, इमरान खान के होते हुए भी किया है, लाहौर में आपने किया है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। मतलब सिंपथीज़ बिल्कुल हो सकती हैं पीटीआई के साथ कि इस वक्त वो रिसीविंग एंड पर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यार सिर्फ तकरीरें तो की है ना एक,
क्योंकि जब वो कहते हैं, जब उनके लीडर भी कहते थे कि हम सब लोग चढ़ाई करेंगे, तुम लोग बाहर निकलना, वही आप उसकी अक्कासी देख रहे हैं उनकी निचली लीडरशिप में ना। पिछले 1-1.5 साल में जो कुछ हो चुका है उससे आप कम से कम वायलेंस से तो आप हटे ना, आप अपना पॉलिटिकल बिल्कुल रखें, लेकिन आप फिर भी वही जबान इस्तेमाल करेंगे कि अपने लीडर को हम छुड़ा के लाएंगे, हम उस तरफ रुख करते हैं। मैं तो फिर आर्ग्यूमेंट को मान लूँ, मैं इस आर्ग्यूमेंट को मान लूँ अगर मैं देख रहा हूँ कि इसमें बराबरी है। आपके पास एक और जमात भी है, कई जमातें हैं जिनका नारा ही है सर तन से जुदा, तो हम नहीं देखते ना। देखो पॉलिटिकल फोर्सेस की बात कर रहे हैं ना सर, अभी मैं बात कर रहा हूँ अबाउट इक्वल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। देखो ना, आई मीन अगेन या आपको पता है कि यहाँ पर कवानीन बनाए जाते हैं तो या वो पर्सन स्पेसिफिक और पार्टी स्पेसिफिक होते हैं, या तो रिलीफ देने के लिए या तो दबाने के लिए। ये हमने देखा है, ये हमारी क्लियर हिस्ट्री है। अब अगर आपने एकदम इतना रूल ऑफ लॉ लाना है कि जी बस 7 बजे 7:05 शादी हॉल की बत्तियां बंद, शादी हॉल की बत्तियां बंद, और उसके बाद आपकी जो वो जो आपने जो क्या कहते हैं एडवांस दिया है ना, वो भी हम जब्त कर लेंगे। पहले सही है अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन आज का जो रिएक्शन है वो इस बात पे नहीं है कि आपने 7 बजे जलसा खत्म नहीं किया। आज का रिएक्शन है ऑन द टोनैलिटी ऑफ द स्पीचेस, व्हाट वाज सेड देयर। और अगर आपने वो देखी हो स्पीचेस, बल्कि हमारे पास शायद थोड़ा सा टाइम हो, हम वैसे सबने देख लिए हैं लेकिन फिर भी हम एक झलक दिखा देते हैं, तो आपको उसको अंदाज़ा होगा कि ये प्योरली कोई पॉलिटिकल स्पीचेस नहीं है, इसमें आप अपोनेंट्स को ललकार रहे हैं। इट इज़ बियॉन्ड दैट। ज़रा झलकी दिखाइएगा एक कल के खिताब की। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा। जो उसके रास्ते में रुकावट बना, फिर मेरे पास भी कई लोगों के केस पड़े हैं, हथकड़ियां लगा के घसीटूंगा और सबको। अच्छा, मेरे हिसाब से ये तो चलें ठीक है, एक थ्रेट है कि ठीक है हम मामला को अपने हाथ में लेंगे। इससे अगला वाला सुन लें जिसमें वो मेरा ख्याल ख्वाजा आसिफ का किसी बयान का जवाब दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहा था इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब अभी भी ये हमने पूरा नहीं सुना है शॉर्ट, लेकिन अगर आप पूरा शॉर्ट भी सुने ना, देखें एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि आप किसकी बात कर रहे हो। मैं आपसे फिर भी ये कहूंगा, आप पॉलिटिकल अपोनेंट्स यार, ये मुहावरतन भी कहा जा सकता है ना कि यार बाप मुझे तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। अगर आप पॉलिटिकल अपोनेंट्स को आप सुनाओगे तो हमारी रियासत फिर भी खुश होती है कि आपस में लगे हुए हैं। जब अपनी तोपों का रुख वहां करते हैं ना, तो वहां से तोपों का रुख मेरा ख्याल है हम जबरदस्ती उधर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुहावरतन उसने कहा है कि ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता। आप पूरा सुने ना, पूरी स्पीच आप सुने तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है बंदा। और वो भी अगेन उसमें कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है, वो उनका लहजा ही यही है, ठीक है। लेकिन वो अगले ये कहते हैं जहाँ पे टॉलरेंस नहीं है, पॉलिटिकल लोगों में फिर भी टॉलरेंस होती है, अगलों में नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी कि आपको अगर हम थोड़ी सी भी डील दे रहे हैं, आप फिर घूम के हमारी तरफ आ रहे हो तो रिएक्शन आएगा। आपके ख्याल में आज का जो ये पूरा क्रैकडाउन है, ये आपकी सिविलियन हुकूमत ने ऑर्डर किया है? तो सर गवर्नमेंट की तो आप बात कर रहे थे ना सर, मैं तो नहीं कर रहा था। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये जहाँ पे फंसे हुए हैं वहाँ से निकलने के लिए आपको होश से काम लेने की ज़रूरत है। ये जो जोश है ना, ये क्राउड तो वाह कर लेगा, पीटीआई के ट्रेंड बन जाएंगे, यार अली अमीन गंडापुर छा गया, ये आपकी मुश्किलें आसान नहीं करेगा। लेकिन और वो पीटीआई का एक अलमिया है कि वो सोच जहन नहीं इस्तेमाल करते, वो जज्बात से चल रहे हैं अपनी जगह। या शायद ये स्ट्रेटजी ही है ऑफ कांस्टेंट प्रोवोकेशन, कांस्टेंट कॉन्फ्रंटेशन, जिससे उनको पॉलिटिकल डिविडेंड्स मिले हैं पिछले, अगर हम 1.5 को ले लें, ठीक है। लेकिन अगेन यार मैं यही कहूँगा कि मेरी नज़र में अगर ये क्रैकडाउन आज नहीं होता तो कल होता, कल नहीं होता तो उसके एक दिन बाद होता, क्योंकि हमने यही देखा है ना यार पिछले 1.5-2 यार। ये बता, अगर ये लोग नरम लहजे करें तो क्या इनको छितर कम पड़ेंगे? मेरे हिसाब से अगर ये देखें ना, हमारे मुल्क में हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, आप एक शख्सियत जो टॉप पे बैठी है, आप दिन रात उसको सुनाओगे, आपके लिए कोई लचक नहीं होगी। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाओगे, नरम बात करोगे, तो कम से कम बातचीत का माहौल बनता है। आप एक पॉलिटिकल फोर्स हो, हमारे यहाँ पॉलिटिकल फोर्सेस बिल्कुल शन हो गई थी, फिर कैसे घूम के वापस आती हैं। अगर पीटीआई ने वापस आना है तो उसे थोड़ा सा अपना रवैया ठीक करना पड़ेगा। आप सिर्फ ललकार के धमकियां दे के यू कैन नॉट फाइट योर वे थ्रू नेगोशिएशन। वापस आने का मतलब क्या है यहाँ पर? देखें, अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिस्टम में वापस आने की, तो कहा जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर होने के लिए जो हम एक एक्सरसाइज करते हैं हर 4-5 साल, उनको हम इलेक्शंस कहते हैं,
राइट। तो नहीं, माय पॉइंट इज इस वक्त आपको देखें, आपको रिलीफ चाहिए अपने लीडर के लिए। आपके लोग इस वक्त जो हैं बिहाइंड द बार्स हैं, किसी के मिलिट्री ट्रायल की यार लीडर को तब तक रिलीफ नहीं मिल सकता जब तक कि कोई तयशुदा माहदे के तहत जो है वो उस तरह का माहदा ना हो जाए जो शरीफ बरादरान के साथ हुआ है, उससे कम पे रिलीफ नहीं मिलता। हाँ, उसके लिए माहौल बनाना होगा, उसके लिए और इस वक्त फिलहाल एस्टैब्लिशमेंट को उसकी जरूरत, उसके लिए गुंजाइश पैदा करनी होगी। अगर आप वो सब करने के लिए तैयार नहीं है और आप फिर भी अभी भी लगे हुए हैं कि माई वे और द हाईवे, तो फिर आप भी सफर करेंगे, आपकी पार्टी देखें पॉलिटिकल अभी जो रिलीफ है, नून लीग को जो रिलीफ मिला वो भी किस तरह का मिला है। आई मीन यू हैव दो तीन दाने पावर के आपके हाथ में हैं, लेकिन पॉपुलर सपोर्ट आपके पास नहीं है। आप जेल से निकले, आपकी जलावतनियां खत्म हुई, आप एक जूनियर पार्टनर के तौर पे चल रहे हैं, रोज ख्वार भी हो रहे हैं, लेकिन ये पावर स्ट्रगल में वो भी यही चाहते हैं ना, इक़्तिदार नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि फौज मेरे साथ मिल जाए, मैं इक़्तिदार लेने के लिए तैयार हूं। सीनियर पार्टी, यही झगड़ा है ना, सीनियर पार्टी। तो बहरहाल एक ये पॉलिटिकल बहस है, ये तो चलती रहेगी हमारी। यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेना है, वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अपने एक स्टार ओलंपियन की। वेलकम बैक। सैकड़ों जिस्मानी और जहनी बीमारियां हम उनसे रोज़ाना जूझते हैं। उनमें से एक जेनेटिक जो प्रॉब्लम है उसको कहते हैं सेरेब्रल पॉल्सी। इसके मुतासरीन की जो मोटी मोटी निशानियां हैं वो ये हैं कि वो किसी चीज़ पे ज़्यादा देर तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकते, आसाब उनके कभी सख्त पड़ जाते हैं, कभी नरम हो जाते हैं, पढ़ने लिखने में दुश्वारी महसूस करते हैं चूँकि तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते, सोचने का काम भी थोड़ा स्लो होता है, अचानक किसी भी वक्त जिस्मानी झटके लग सकते हैं। लेकिन 2005 की बात है कि फैसलाबाद में पैरा एथलेटिक्स के एक ट्रेनिंग कैंप में हैदर अली नाम का एक लड़का आया जिसे बताया जाता है कि सेरेब्रल पॉल्सी का मसला था। मगर सिलेक्टर्स ने जब उसे देखा, उसे परखा तो पता ये चला कि ये लड़का गैर मामूली तौर पे लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो और 200 मीटर तक की जो रेसेस हैं उसमें ख़ासी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है। चुनांचे हैदर अली और उसके कुछ मुंतखब दीगर खिलाड़ियों की ट्रैक एंड फील्ड ट्रेनिंग शुरू हो गई। खुशकिस्मती से हैदर को कोच अकबर अली का साथ मिल गया जो आज तक उनके साथ हैं। हैदर अली को पहला चांस 2006 में कुआलालंपुर में होने वाली पैरा गेम्स में मिला, जहां हैदर ने 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में हैदर ने लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता, यानी पाकिस्तान को पहली बार कोई पैरालंपिक्स में मेडल मिला। 2016 के ग्वांगजू पैरालंपिक्स में हैदर अली ने लॉन्ग जंप में गोल्ड और 100 मीटर की दौड़ में कांसी का तमगा जीता। 2022 के एशियन पैरा गेम्स हांगजू में मुनक्किद हुए, वहाँ भी हैदर ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड जीता। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में शिरकत की, मगर ज़ख्मी होने के सबब कामयाबी हासिल ना हो सकी। 2016 रियो पैरालंपिक्स में हैदर ने लॉन्ग जंप में कांसी का तमगा हासिल किया। 2019 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप दुबई में मुनक्किद हुई, उसमें डिस्कस थ्रो में चांदी का तमगा जीता। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में जो दरअसल सितंबर 2021 में मुनक्किद हुए, हैदर अली ने पहली बार डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया। और 2014 के जो पैरालंपिक्स अभी ख़त्म हुए हैं उसमें हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में कांसी का तमगा जीता है। मगर खेलों के जो दीवाने हैं उनके रेडार पे नाम हैं अरशद नदीम के हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नाम हैं, एक आध और का नाम है। हैदर अली का नाम जाने है या नहीं है ये हम अभी जानेंगे, लेकिन इस बारे में ख़ुद हैदर अली को भी शिकायत है। ज़रा उनकी शिकायत सुनिए। अजी तब मिला था, लेकिन जिस तरह होनी चाहिए थी उस तरह नहीं पजीराई हुई थी। पंजाब हुकूमत ने भी दिया था, पाकिस्तान वापडा ने भी, PSB पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी जी। लेकिन जिस तरह एक हक बनता है, जैसे आपने भी देखा कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, सेम गोल्ड मेडल ये था, वो भी इंडिविजुअल में था, क्योंकि पूरी दुनिया में ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स इक्वल है।
उनके कैश प्राइजेस, उनकी मतलब फैसिलिटीज, उनके एवरीथिंग इक्वल है। जैसे वो क्वालिफाई करके जाते हैं ऐसे ही हम क्वालिफाई करके जाते हैं। लेकिन जैसे अब आप सब ने देखा है कि माशाल्लाह उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और साथ उसके साथ कितनी हौसला अफजाई किया, सेम इसी तरह का वो मेडल था। लेकिन तब इतना देखने को नहीं मिला, इतना मतलब अवाम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। लेकिन मैं अब उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला पहले मेडल दे और तब इंशाल्लाह। ये बातचीत वो हमारे जो स्पोर्ट्स एडिटर हैं गफ़ार से कर रहे थे। गफ़ार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गफ़ार भाई, ये जो हैदर अली है 2006 से हम सब इनका नाम सुन रहे हैं, क्या कोई और नहीं है या जो कोई और हैं उन्हें तरबियती सहूलों तक वैसी रसाई और वैसी हौसला अफजाई हासिल नहीं है? बहुत शुक्रिया वसत भाई। और देखें, बिल्कुल आपने ठीक बात की, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप देखें ना कि जो नॉर्मल हमारे गेम्स हैं, ओलंपिक्स हैं, उसमें ही बड़े गिने चुने हमारे यहाँ से लोग जाते हैं। तो अंदाज़ा लगा लें कि हम खेलों के की इस वक्त दौड़ में दुनिया से किस मुकाम पर जो है वो मौजूद हैं। और कोई ठीक अचंभे की बात नहीं है कि पाकिस्तान में जो पैरालंपिक्स है वो भी इसी ही मसाइल से दो चार है। इसमें देखें, बहुत ज़्यादा जो चीज़ समझने की है वो ये है कि इसमें क्योंकि ये डिसेबिलिटी है, बाकी चीज़ें, तो इसको मेडिकली भी आपको जो है वो साबित करके डॉक्टर के कुछ मराइल हैं, टेस्ट हैं, उस चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और ये ज़्यादा दुश्वार शायद हमारे जैसी सोसाइटी में ये चीज़ है जिसके अंदर आई थिंक जो पाकिस्तान हमारी नेशनल ओलंपिक कमेटी है पैरालंपिक्स की, जो कि दुनिया भर में IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और फिर पैरालंपिक्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये तो अब 1988 से एक ही मयार पे जो है वो गेम्स करवा रहे हैं। यानी कि जिस शहर में ओलंपिक होते हैं उसके फौरन बाद वहाँ पैरालंपिक्स होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो अरशद नदीम का मामला है, या भी आपने जैसे बात की एथलीट के हवाले से, तो हैदर अली को जो तवज्जो नहीं मिली, यही अक्कासी करती है इस जानिब कि हमारे मुल्क में हालांकि स्पोर्ट्स बोर्ड और IPC मिनिस्ट्री के साथ ही ये मामला जो है वो जो हमारी नेशनल ओलंपिक कमेटी है उसकी साथ ही जुड़े होते हैं नेशनल पैरालंपिक कमेटी के भी। लेकिन ना तो शायद बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, ना बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की अवेयरनेस है, और ना इस तरह के कोई बहुत बड़े मुकाबले होते हैं। मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट किस्म का फीडबैक दूंगा कि हमारे यहाँ पर इसकी बहुत ही कम नॉलेज है। और बहुत ही अच्छी बात है कि आज आपने सेगमेंट रखा और इस बारे में बात कर रहे हैं। ये डिस्कस ही नहीं होता, पैरालंपिक्स तो हमारे यहाँ डिस्कस ही नहीं किया जाता। तो सोचिए कि फिर इसके हवाले से क्या ही गेम होते होंगे, इसके हवाले से क्या ही कोई मुकाबले या जो टेस्ट के मराइल हैं। क्योंकि जैसे अभी हैदर ने कहा कि क्वालिफाई करना पड़ता है, क्वालिफाई के लिए उनको तो चले एक अच्छा गफ़ार, चूंकि ये बिल्कुल ही अलग कैटेगरीज के गेम हैं, तो मैं तवक्को कर रहा था कि शायद आप मुझे ये बताएंगे कि जिस तरह हमारे यहाँ ओलंपिक्स का ढांचा है, जो नॉर्मल खिलाड़ी हैं उनके लिए स्ट्रक्चर वगैरह हैं और पूरा एक पैटर्न है, कैंपिंग है, उनके ग्राउंड्स वगैरह हैं या उनके लिए जिम्स हैं, सहूलतें हैं, तो कुछ ना कुछ पैरालंपिक्स के पैरेलल भी कोई चीज़ें होंगी जो इनके लिए होंगी। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। देखिए, पैरा और फिर ये इक्वलिटी, इसी बुनियाद पर ही तो इन गेम्स की दुनिया भर में सब भाई बुनियाद रखी गई। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। आपके सामने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और फिर पाकिस्तान की जो ओलंपिक कमेटीज है, इनके फंड और इनके तमाम चीज़ें, मीडिया एक्टिविटीज, इनके नुमाइंदे, सब चीज़ें मौजूद हैं। हकीकत मैं आपको बताऊं कि जब से मैंने स्पोर्ट्स कवरेज शुरू की है, कोई 14-15 साल हो गए, बड़े गिने चुने इवेंट होते हैं पैरालंपिक्स के। इनकी एक नुमाइंदा तंजीम ज़रूर मौजूद है जो कि नेशनल ओलंपिक कमेटी की तरह यहाँ पे मौजूद है, पैरालंपिक कमेटी। लेकिन बहुत गिने चुने इवेंट इस्लामाबाद बेस्ड हैं। मैंने तो बहुत ही कम एक्टिविटीज देखी हैं। ये हैदर की अपनी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की काविश है, उसके कोचेस ने जिसको तैयार किया, उसकी जो पर्टिकुलर कैटेगरी है, क्योंकि इसमें बहुत, जैसे मैंने बताया ना कि बहुत ज्यादा मेडिकली चीजें भी इन्वॉल्व होती है कि हर गेम के लिहाज से डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हैं जिसका आपको जो है वो टेस्टिंग भी होती है और उसी कैटेगरी में आप खेलते हैं, ताकि दुनिया भर में इसको बड़ा सीरियस लिया जाता है। खुदा ना खास्ता किसी और मुल्क से आके कोई दूसरा एथलीट किसी दूसरे मुल्क के एथलीट से चीटिंग ना कर रहा हो, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर इक्वलिटी रखी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ना तो कोई मुझे ऐसी सहूलियात नजर आती हैं, ना कोई मुकाबले ऐसे होते हैं, और ना ही जो है वो ज्यादा एथलीट नजर आते हैं इसके। थोड़ा सा ये बताइएगा कि होना क्या चाहिए हमारे यहाँ, चाहे सरकार हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो। अब जब चूंकि हम इस पे बात भी कर रहे हैं, थोड़ा सा तजावीज़ भी तो देना कि क्या क्या हो सकता है, किस तरह हम सपोर्ट कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को। सबसे बेस्ट शाहरियार साहब जो हो सकता है कि कल ही जो है वो हैदर अली साहब वापस आ रहे हैं इस्लामाबाद,
इनकी इस परफॉर्मेंस को पहले तो सेलिब्रेट किया जाए। हमारा सारा जो प्राइवेट सेक्टर है, हमारे जो वज़रा आला हैं, गवर्नर हैं, वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, जरा अरशद नदीम की तरह हैदर अली को बुला के भी इनामात दीजिए, ताकि लोगों को पता चले, जो पैरालंपिक या जो डिसेबल बच्चे हैं उनको पता चले कि इस खेल में भी किसी को जाना जाता है, पहचाना जाता है। ये तो हो गई मोरल की बात। अब जो स्ट्रक्चर की आप बात करें शाहजेब भाई, उसके अंदर बहुत जरूरी है कि जो आपकी नेशनल पैरालंपिक कमेटी है, ये पाकिस्तान भर में इन बच्चों के लिए एक्टिविटीज करे। ये आईपीसी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर करें या ये खुद करें, लेकिन एक्टिविटीज तो हो। जैसे मैंने आपको बड़ा ऑनेस्ट फीडबैक दिया कि मैंने बहुत सारे रिपोर्टर से भी मैंने बात करा था इस खेल के हवाले से, बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम इस बारे में लिखा जाता है, बहुत ही कम इस बारे में बोला जाता है और बहुत ही कम रिसर्च भी मौजूद है। लेकिन जो एक बहुत इक्वल किस्म की बात है इसके अंदर, वो यही है इसके हवाले से अवेयरनेस नहीं है, ना तो सरकारी सतह पर, ना मीडिया की सतह पर, ना सोशल मीडिया, ना अवामी सतह। चलें, तो आपने इसी वजह से आपने ये बड़ी अच्छी बात की, आपने एक ओपनिंग दे दी कि वो वापस आए तो हमें उनका भी वैसे ही इस्तेमाल करना हालांकि सबसे चाहिए। ज्यादा मेडल इन्हीं लोगों ने लिए हैं, जैसे हमने अरशद नदीम का किया, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है, वो उन्होंने भी पाकिस्तानी परचम को वहाँ पे ऊंचा किया। आपका बहुत बहुत अच्छा। ये जो इनका प्रीएम्बल है इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी, उसमें का बड़ा मज़ेदार जुमला है। उन्होंने कहा कि हम खिलाड़ियों की ज़ाहिरी जिस्मानी हालत की बजाय इन खिलाड़ियों का जज्बा और हुनर देखते हैं, है ना। ये 1960 से शुरू हुए हैं जी, और ये बेसिकली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ज़ख्मी हो गए थे या माजूर हो गए थे, वो दोबारा ज़िंदगी में आए। ये इसका बैकग्राउंड है। और शुरू में जो ज़्यादातर गेम्स होते थे ना, वो ये होते थे कि वो जो चेयर्स हैं उन पे बैठ के उनकी रेसें हो रही हैं वगैरह। तो बाद में उनकी कैटेगरीज जो हैं एक्सपैंड होनी शुरू हुई, और अब कहा यह जाता है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं इसकी। देखिए, ये जो हमने बात की ना कि शऊर उजागर करने की, इसका आगाज़ हम पहले खुद से कर रहे हैं। ऑनेस्टली मुझे खुद पता नहीं था कि हमने हमारे इस बंदे ने इतने तमगे जीते हुए हैं, तो हम और भी आगा हो रहे हैं तो दूसरों को भी और एथलेटिक्स के हर डिसिप्लिन में, रेस में, डिस्कस थ्रो में, बाकी जो हैं हर चीज़ में इसने कुछ ना कुछ जीता हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अगेन पैरालंपिक्स की, लेकिन थोड़ा सा फ़लस्तीन की पर्सपेक्टिव से। वेलकम बैक। अभी हम पाकिस्तान के पैरालंपियन की बात कर रहे थे, तो चलें फ़लस्तीन की पैरालंपियन की भी बात कर लेते हैं। इस साल सिर्फ एक फ़लस्तीनी एथलीट पैरालंपिक्स में गया है शिरकत करने के लिए, और उनका नाम है फ़ादी अल्दीब। अब ज़्यादातर जो इस वक्त पैरालंपियंस हैं, अब मुझे नहीं, आपने मेरे में इजाफा किया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो जंग में जो माजूर हुए थे, ज़ख्मी हुए थे, उनकी हौसला अफजाई उनकी शिरकत के लिए होता है। अब जो ज़्यादा हैं, या तो वो पैदाइशी किसी न किसी डिसेबिलिटी के शिकार हैं, जैसे सेरिब्रल पैल्सी या ब्लाइंडनेस, या फिर किसी एक्सीडेंट में वो ज़ख्मी हुए हैं। फ़ादी अल्दीब को पैरालाइज उस वक्त हुए थे जब 2001 में दूसरी इंतिफादा के दौरान एक इजरायली फौजी ने उनकी रीढ़ की हड्डी पर गोली मारी थी। इनकी तरह लाखों और फ़लस्तीनी हैं जो इजराइल के हाथों माजूर हुए हैं, और ये पिछले 10 सालों से ये गज़ा से बाहर हैं, क्योंकि ये जब ये व्हीलचेयर में आए तो फिर ये व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलने लगे, वहाँ से तुर्की गए, वहाँ से यूनान गए, और बिल आखिर फ्रांस में पहुँचे। पिछले दिसंबर को हमें बताते हैं अल्दीब साहब कि वो एक फ्रेंच लीग में व्हीलचेयर फुटबॉल खेल रहा था, और जब वो मैच से वापस आया तो उनके भाई की कोई 10 मिस्ड कॉलें थी। उन्होंने कॉल करने की कोशिश की, इनकी भाई गज़ा में थे, और तो फ़ोन नहीं मिला। और फिर एक दिन बाद 7 दिसंबर 2023 को इनको पता लगा कि इनके घर की, इनकी जहाँ पर इनकी फैमिली रहती थी, उस इमारत पर बमबारी हुई, और इनके भाई और इनके दीगर घर वाले भी वहाँ पर शहीद हो गए। ये है फ़ादी अल्दीब की कहानी। पिछले माह अगस्त में ही मेरा ख्याल है पेरिस में जब ओलंपिक्स हुए थे, तो 15 एथलीट्स के वक्त फ़लस्तीन से भी गया था, और ज़्यादा भी हो सकते थे, लेकिन पिछले 10 माह में इज़राइल ने तकरीबन 350 फ़लस्तीनी एथलीट्स को कत्ल किया है, और उनमें से कुछ वो भी थे जो ओलंपिक्स में शिरकत करने के लिए तैयार थे, जैसे कि नगम अबू समरा, कराटे चैम्पियन, जो इज़राइली एयर स्ट्राइक में शहीद हो गई, जैसे कि मोहम्मद बरकत,
जो एक फ़ुटबॉल प्लेयर थे 39 ईयर्स ओल्ड, और उनको द लेजेंड ऑफ खान यूनिस कहा गया था। इनको मार्च में एक एयर स्ट्राइक में कत्ल कर दिया गया। और हानी अल मुसद्दर जो पहले फ़लस्तीन की ओलंपिक फ़ुटबॉल टीम के कोच थे, वो भी एक इजरायली एयर स्ट्राइक में शहीद हो गए। ये तो 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो 1996 में अटलांटा यूएस में जो ओलंपिक्स हुए थे, वो पहली बार थी कि फ़लस्तीन का फ्लैग बेरर ओलंपिक्स में गए थे, और उनका नाम था माजिद अबू मराहील। माजिद अबू मराहील उनके एक टॉप एथलीट थे, और लेकिन बदकिस्मती से उनको गुर्दे का मसला था, किडनी फेलियर था, और पिछले 10 माह में उनको ना कोई हस्पताल मिला गज़ा में, ना कोई अद्वियात मिली, और 11 जून में ओलंपिक्स से सिर्फ 2 माह कबल वो तड़प कर फौत हो गए ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन। इस साल भी कुछ कामयाबियां हासिल हुई हैं फ़लस्तीन की टीम को, जैसे कि लैला अल मिस्री ने 800 मीटर्स डैश में फ़लस्तीन का नया नेशनल रिकॉर्ड कायम किया। तो ये तो हैं फ़लस्तीन के पार्टिसिपेंट्स, और उनके जो जो फ्लैग बेरर्स थे उनमें वैलेरी तराजी और एक उनके टॉप बॉक्सर वसीम अबू साल थे रमाला से। और वसीम अबू साल की अगर आप ये तस्वीर देखें तो वहाँ पे काफ़ी शोर भी मचा, क्योंकि इस शर्ट जो उन्होंने पहनी हुई है इसमें दिखाया हुआ है इज़राइल की बमबारी और फ़लस्तीनी बच्चों पर। तो जाहिर है कि इज़राइलियों ने कहा कि जी यहाँ तो आप सियासत ला रहे हैं ओलंपिक्स में, इसकी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इज़राइल के जो वफ्द है और इज़राइल के जो फ्लैग बेरर्स हैं वो कौन है, ज़रा ये भी देखते हैं। जैसे कि पीटर पाल्चिक साहब जो इज़राइल के फ्लैग बेरर थे ओपनिंग सेरेमनी में, कुछ माह कबल इन्होंने गज़ा पे जो गिरते हुए बॉम्ब्स हैं उनको जाकर बड़ी खुशी से साइन किया है, बड़ी जोश के साथ, और कहा है कि जी हम ये मेरी तरफ से फ़लस्तीन के लिए एक तोहफ़ा है। कुछ तो फ़लस्तीनी एथलीट्स हैं जो बाकायदा इज़राइली ऑक्यूपेशन आर्मी के मेंबर्स हैं, जैसे कि आर्तेम दोल्गोपियात जो ओलंपिक से कुछ माह कबल फ़लस्तीन में अपने वीडियोस बना रहे थे कि ये देखें जी मैंने इस बिल्डिंग को टारगेट किया है, मैंने इस बिल्डिंग को तबाह किया है। इस तरह के बड़े और भी आपको मिलेंगे। और इनकी जो और ओलंपिक्स में शिरकत करने से पहले इन सारे एथलीट्स के दौरे हुए थे मुख्तलिफ इज़राइली मिलिट्री बेसेस में, जहाँ पर ज़ाहिर है वही बातें की कि जी हम शायद मेडल लेकर आए, लेकिन आप लोगों ने तो पहले ही गज़ा में गोल्ड मेडल जीत लिया है। लेकिन जाहिर है कि रूस पर पाबंदी है 2024 में ओलंपिक गेम्स में रूस को शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी आपने ओलंपिक पीस को वायलेट किया है। क्योंकि विंटर ओलंपिक्स 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स हुई थी बीजिंग में, उसके कुछ दिन कबल यूक्रेन पर हमला शुरू हो गया था। लेकिन जाहिर है कि जो इज़राइली एथलीट्स हैं, जो बाकायदा इज़राइली मिलिट्री के मेंबर्स हैं और जो सेलिब्रेट करते हैं फ़लस्तीनियों के कत्ल को, उन पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। तो ये है इज़राइल एंड पैलेस्टाइन एट द ओलंपिक्स। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।